हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा बायोलॉजी का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं। ये सेट नंबर 1, 2, 3 उन सभी सेट के सेम ही क्वेश्चन है, तो एक ही पेपर से आपका काम हो जाएगा। अब चलिए पहले इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये सेक्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट इसमें ए पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट। एक मिनट, ए पार्ट में क्या बोला है, हाउ आर मॉर्फिन एंड हीरोइंस रिलेटेड, मेंशन देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये बोला गया है। और फिर ये बी पार्ट है, तो चलिए इसको अलग अलग करके देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकिए। तो पहला हमारा क्या है, हाउ आर मॉर्फिन एंड हीरोइंस रिलेटेड एंड मेंशन देयर इफ़ेक्ट। तो देखिए जो हमारा मॉर्फिन या हीरोइन होता है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, पोपी प्लांट से, या ओपियम भी कहते हैं इसको। तो पहले यहाँ पे ऑब्टेन कहाँ से करा जाता है वो लिख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ए पार्ट का जो हमारा हीरोइंस, एक मिनट, इसका थिकनेस तो यहाँ पे जो हीरोइन होता है, हीरोइन इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हमारा क्या होता है, हीरोइन ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों होते हैं, हमारा मॉर्फिन हो गया या हीरोइन हो गया, बोथ आर ओपियोइड्स। यहाँ लिख सकते हैं बोथ आर ओपियोइड्स। ये ओपियोइड्स का प्लांट होता है, ये पॉपी प्लांट। तो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें से क्या होता है, देखिए जो ये दूध टाइप का होता है ना, यही हमारा क्या होता है, एसिटाइलेशन कहलाता है इसमें। इसी से हम हीरोइन बनाते हैं। अब जो इसका इफ़ेक्ट है वो देख लेते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे, अगला ये पूछा गया है। मॉर्फिन इज a very effective sedative, और इसको कह सकते हो पेन किलर। अब देखिए इसका यूज़ जब ऑपरेशन होता है, बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग आती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ओपियोइड्स, ये मॉर्फिन जो होता है ये दिया जाता है पेशेंट को, जिससे पेन कम हो सके। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। जो हीरोइन होता है, हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट। एक टाइप का क्या होता है, डिप्रेसेंट। और ये क्या कर देता है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। जो भी बॉडी के फंक्शन होता है उसको स्लो कर देता है। देखिए इतना समझ आ गया। तो ये मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में मैंने बता दिया, इफ़ेक्ट बता दिया। और ये जो हीरोइन होता है, एसिटाइलेशन से हम क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं एसिटाइलेशन से। तो ये सब चीज़ें याद करनी होगी। और ये दोनों क्या होते हैं, पॉपी प्लांट से बिलोंग करते हैं।
इन दोनों को ही हम पॉपी प्लांट से निकालते हैं। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब इसका बी पार्ट में क्या बोला गया? नेम एन एल्कोहल ड्रिंक विच इज़ प्रोड्यूस बाय हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं। पहला तो विदाउट डिस्टिलेशन, विथ डिस्टिलेशन हो गया, और दूसरा विदाउट डिस्टिलेशन। तो ये हम ए पार्ट का पहला कर लेते हैं, और फिर हमें क्या करना है? एक्सप्लेन हाउ साइनोबैक्टीरिया कैन यूज़ इन बायो फर्टिलाइज़र। साइनोबैक्टीरिया का यूज़ बायो फर्टिलाइज़र में कैसे करते हैं। तो पहला इसमें हम देख लेते हैं, 1 मिनट। जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहलिक ड्रिंक कह लो। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो डिस्टिलेटेड और विदाउट डिस्टिलेशन। तो इस साइड हम लिखते हैं विथ डिस्टिलेशन। 1 मिनट रुकिए। विथ डिस्टिलेशन। और नीचे की साइड हमारा ये विदाउट डिस्टिलेशन लिख रहा हूँ। अब इनके कुछ नाम है, उनको याद करना पड़ेगा। तो पहला इसमें हमारा आता है विथ डिस्टिलेशन। इसमें हमारा विस्की, ब्रांडी और रम आता है। लिख लेते हैं यहाँ पे विस्की, ब्रांडी और रम, ये आता है। अब यही अगर हम विदाउट डिस्टिलेशन में देखें तो इसमें वाइन और बियर आता है, जो बिना डिस्टिलेट के होते हैं। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? ये बी का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड में क्या बोला गया? सेकंड में बोला गया कि साइनोबैक्टीरिया का कैसे हम यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की तरह। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है टू सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज़ कर देता है। देखिए ये इसका बी पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा 18th क्वेश्चन है। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या बोला है? एनालाइज करना है हमें फॉलोइंग इकोसिस्टम। अब यहाँ पे जो अलग अलग इकोसिस्टम है हमें उसको एनालाइज करना है। एनालाइज फॉलोइंग इकोसिस्टम एंड डिस्कस विच विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहला इसमें हमारा ये यंग फॉरेस्ट, यहाँ लिख लेते हैं। पहला यंग फॉरेस्ट है। 1 मिनट, यंग नहीं है, ये ओल्ड वाला होगा। पहला जो हमारा इस साइड है ये यंग फॉरेस्ट, यहाँ पे लिख दिया। बीच में मैंने यंग फॉरेस्ट रखा है, फिर इसमें कंपैरिजन करते हैं। और ये हमारा अननेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट।
और जो लास्ट वाला हमारा अ शैलो पॉल्यूटेड लेक। ये ऐसे हमने क्या कर दिया, 3 इकोसिस्टम बना दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी ये हमें बताना है। अब चलिए यहाँ पे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। पहले जो नेचुरल है हमारा, अब जो हमारा नेचुरल होता है इसमें क्या होता है, मोर प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस होता है। फॉरेस्ट कैसे होते हैं, डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा बायोमास होता है, हाई बायो डाइवर्सिटी होती है इसमें। और जो सोलर एनर्जी होती है, मतलब जो धूप की किरणें होती है, जो सन के रेज होते हैं इसमें ज़्यादा आते हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें जो बायोमास होगा और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो हाई होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेचुरल, एक मिनट, नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट will be more productive। more productive होता है as, एक मिनट, as it contains more biomass। तो पहला बायोमास ज़्यादा होगा, मोर बायोमास, और हाई बायोडाइवर्सिटी। हाई बायोडाइवर्सिटी विच will trap and store solar radiation। अब ये ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन होगा उसको ट्रैप करेगा और स्टोर करेगा ये इन फॉर्म ऑफ बायोमास। समझ आ गया। अब आगे इस वाले में देखते हैं हम, एक मिनट, ये किसके लिए हो गया, हमारा नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट के लिए। अब हमारा यंग के लिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। यंग फॉरेस्ट is still developing and contain fewer tree will not capture solar radiation as much as, एक मिनट, as much as old forest। So
प्रोडक्टिविटी इज़ लो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इसकी कैसी है, लो है। समझ आ गया। अब जो यंगर जो फॉरेस्ट है यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है पेड़ पौधे आना, मगर जो हमारा नेचुरल और ओल्ड होता है ये कैसा होता है, पहले से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और जो सोलर रेडिएशन को ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। अब शैडो पॉल्यूटेड लेक में देखते हैं। पॉल्यूटेड मतलब देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसमें पॉलीथीन जो भी वेस्ट होता है सारा चीज़ पानी में है इस लेक के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी देख लेते हैं। शैलो पॉल्यूटेड लेक कंटेन लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं इसमें बहुत कम होंगे क्योंकि पॉल्यूशन के कारण ये सारे प्रोड्यूसर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड हाई अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो productivity is less। प्रोडक्टिविटी आपकी कैसी होगी, लेस होगी इन कंपैरिजन टू नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट। जो नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट के कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम होगी। देखिए ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तीनों के बीच में डिफरेंस लिख के यहाँ पे बता देना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें क्या बोला गया है कि हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले 1 मिनट रुकिए। डिफरेंस बॉक्स बना लेते हैं इसमें। एक साइड यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये साइड हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विटी। अब देखिए इससे डिफरेंस लिखने से पहले कुछ समझा देता हूँ। जो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है एनपीपी, ये क्या होता है हमारा जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी लॉस। अब इसको समझने का जो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये क्या होता है, देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है कि जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी चीज़ खाना या फूड बनाया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और रेस्पिरेटरी क्या होता है, जो प्लांट ने उसमें से अपने लिए खुद के लिए यूज़ कर लिया उसको रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो इस पर हमारे लिए, जैसे हमें कुछ जैसे फ्रूट्स मिलते हैं तो हमारे लिए कुछ बचा उस पर, तो उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। समझ गया।
तो जो हेटरोट्रॉप्स के लिए बचता है जो चीज़, जैसे हम हेटरोट्रॉप्स हैं, हम प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, तो वही हमारा प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो प्लांट ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और रेस्पिरेटरी लॉस क्या होता है, जो प्लांट अपने लिए यूज़ कर ले उसमें से कुछ, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ भी बनाया जाता है, तो उस चीज़ को रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। समझ आ गया? तो अब यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इस साइड हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ब्यूटी। पहले डिफरेंस लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, पहले रुक जाओ। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, is the net primary productivity। इसको पूरा लिख लेना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला अभी यहाँ पे हमने लिखा है, NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। तो यही ऊपर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला के टर्म में ऐसे लिखोगे। अब दूसरा इसमें क्या होगा, इट इज़ अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर या हेटरोट्रॉप्स इज द अवेलेबल एक मिनट, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा, रुकिए। अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ टू हेटरोट्रॉप्स अब अगला देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट। देखिए ये समझ आ गया, ये अवेलेबल बायोमास होता है किसके लिए, हेटरोट्रॉप्स के कंजप्शन के लिए। अब यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis। during photosynthesis, जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये पहले ही बता चुका हूँ। considerable amount of gross primary
यूटिलाइज utilized by plants respiration। अब देखिए इसमें से 2 पॉइंट कुछ भी यहाँ पे अपने तरीके से याद करके यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें मैंने इसमें 4 लिख दिया, तो आपको क्या लिखना है, एक एक पॉइंट दोनों में से लिखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अब। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए एक यहाँ पे पेरेंट्स और गैमेट्स बनाए गए और ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए जो क्रॉसिंग करके यहाँ इस साइड बनेगा, जैसे 44 प्लस XY है, तो इसको 2 में डिवाइड कर दिया, 22 XY 22 0, तो ये एलोसोम हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए जो ये वाला पार्ट होता है 22 और ये 22 प्लस एक्स से, इससे जब कंबाइन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स वाई बनेगा यहाँ पे, 44 प्लस एक्स एस वाई। तो इसको हम बोलते हैं, ये एक टाइप का सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर। ये मेल के अंदर होता है, गायनेकोमैस्टिया हो जाता है। जो ब्रेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, फीमेल की तरह हो जाता है। ये जो चेस्ट का आगे वाला भाग होता है वो फीमेल की तरह हो जाता है, उसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं, जिनके अंदर ये क्रोमोसोम पाया जाता है, क्लाइनफिल्ट्रेट कहते हैं इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, और फिर सेकंड वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये 44 प्लस 0 एक्स 0 हो जाएगा। ये यहाँ से x ले लिया और ये 44 ले लिया यहाँ से, तो 44 x 0। तो ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। तो साइड में यहाँ लिख देता हूँ टर्नर सिंड्रोम। ये ज़्यादातर फीमेल के अंदर होता है, टर्नर सिंड्रोम। और ये किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, क्लाइनफिल्ट्रेट फिल्टर सिंड्रोम। ये फीमेल के अंदर होता है। इतना समझ आ गया? अब दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस लिख लेते हैं, डिफरेंस बॉक्स बना देते हैं। चलो इतने में कर लेते हैं। इस साइड हम क्लाइनफिल्ट्रेट लिख लेते हैं। सिंड्रोम और इस साइड टर्नर सिंड्रोम। एक मिनट, टर्नर सिंड्रोम। तो पहला ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्लाइनफिल्ट्रेट होता है। 1 मिनट रुकिए, इसका थिकनेस 3 पे कर लेते हैं। प्रेजेंट अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा इसमें एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा copy of
एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या टोटल 47 इसमें हो गए होंगे क्रोमोसोम। अब देखिए ये क्या है 44 है और ये 3 कितने हो जाएंगे 47 हो जाएंगे क्रोमोसोम। इसको हम ट्राइजोमी भी कहते हैं, ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होगी 3 क्रोमोसोम इसमें ऐड हो गए तो इसको ट्राइजोमी बोला जाता है। अब इससे क्या होता है स्टेराइल मेल कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, स्टेराइल मेल मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाते वो। और अगला ओवुलेट एक मिनट, इनके अंदर एक ग्नाइकोमैस्टिया टाइप की बीमारी हो जाती है, मतलब इस मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट विथ एक मिनट फेमिनाइन विथ फेमिनाइन विथ फेमिनाइन कैरेक्टर या फीचर कह सकते हो। फीचर्स इस चीज़ को मैंने अभी बताया था ग्नाइकोमैस्टिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ग्नाइको मैस्टिया और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कह सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और इसमें होता है टॉल स्टैचर, ये भी बता सकते हो, टॉल स्ट्रेचर हो जाता है। अब अगला यहाँ पे देखिए पहला टर्नर सिंड्रोम, ये किसके अंदर होता है फीमेल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम है वो कम हो जाता है, तो इसमें कितना हो जाता है 46 के अलावा इसमें क्या 45 हो जाता है। अब इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गए 46 होता है नॉर्मली किसी भी मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम, इसमें 47 हो जाता है और इसके अंदर कितना हो जाता है 45। इसमें कम हो गया और इसमें क्या हो गया ज़्यादा हो गया एक क्रोमोसोम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ, एक मिनट सही से काम नहीं कर रही है, ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। अब जो टोटल यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाते हैं टोटल 45 क्रोमोसोम, ये लिख सकते हो टोटल 45 क्रोमोसोम हो गए, या इसको हम मोनोजोमी भी कहते हैं, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। मोनोजोमी मतलब इसमें एक ही क्रोमोसोम यहाँ पे बचा हुआ है, होना चाहिए XX मगर यहाँ पे एक
एक्स क्रोमोसोम बचा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अगला, इसमें स्टेराइल फीमेल होती है, ये ओनली फीमेल के अंदर ही होता है, स्टेराइल फीमेल होती है। और थर्ड इसमें हमारा रूडिमेंट्री ओवरी होता है, रूडिमेंट्री ओवरी, जो ओवरीज होती है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती है। और यहाँ पे लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये भी लिख सकते हो, इस साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लैक ऑफ सेकेंडरी, मैं सेकेंडरी ऐसे बना रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब उसका ब्रेस्ट सही से डेवलप नहीं हो पाता और उसकी ओवरी डेवलप नहीं हो पाती, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। शॉर्ट स्टैचर, शॉर्ट स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, तो ये भी देखने को मिलता है, शॉर्ट स्ट्रेचर मतलब हाइट छोटी रह जाती है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अंडर डेवलपमेंट ऑफ फेमाइन कैरेक्टर, अंडर डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं फीमेल के अंदर। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। इसमें हमें स्टडी करनी है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट, ये एक टाइप की पेडिग्री चार्ट है, और यहाँ पे ब्लड रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या बोला गया वो देख लेते हैं। गिव द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कौन से, ये और ये, इनका बताना है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बना देते हैं, कैसा होता है इनका। तो इसमें क्या होगा, आई बी और आई, ये हो जाएगा इसका। और ए वाले के लिए क्या हो जाएगा, आई ए आई, ये हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ पे आंसर क्लियर है। बी के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, आई बी आई, और सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, आई ए आई, इतना हो जाएगा। फिर अगले वाले इसमें क्या पूछा गया, विच एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स विल प्रेजेंट ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ इंडिविजुअल फिफ्थ एंड एट्थ। हमें फिफ्थ और एट्थ देखना है, पाँचवा और ये आठवां। तो पाँचवा जो है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, जो बी पार्ट है, अलग पेन से लिख लेता हूँ। इंडिविजुअल फिफ्थ, इसके अंदर देखना है। अब देखिए ये हमारा आरबीसी है और ये क्या है, पूरा ब्लड स्ट्रीम है। ब्लड स्ट्रीम है। अब जो एंटीजन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे होता है, कहाँ पे होता है, आरबीसी के सरफेस पे। तो यहाँ पे कह सकते हो जो हमारा एंटीजन होता है, एक मिनट इसको अंदर ही लिख देता हूँ, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है, एंटीजन यहाँ पे होता है। और एंटीबॉडी क्या होती है, बाहर की साइड होती है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल हमारा पांचवा है, मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप है ए बी है ये। इसमें जो हमारा एंटीजन होगा
antigens A and B both are present on RBC surface. अब फिर जो हमारा इंडिविजुअल कौन सा, आठवां बोला गया। आठवां, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप, अब देखो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना ही तो इसमें एंटीजन ए होगा ना ही बी होगा प्रेजेंट ऑन आरबीसी, नाइदर एंटीजन ए और एंटीजन बी present on the RBC। समझ आ गया। तो इसकी अगर हम कंडीशन बनाएं, देखिए पहले वाले ए बी के लिए, अब ए बी है तो यहाँ पे ए बी कहाँ पे होगा, ये हमारा एंटीजन हो गया। अब एंटीबॉडी सेम इसी टाइप के होते हैं, एंटीबॉडी इसमें नहीं होती, ये हमारा एंटीजन हो गया और एंटीबॉडी क्या होगी यहाँ पे ना के बराबर होगी, एंटीबॉडी 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यही अगर हम इसमें देखें ए बी के लिए, ए बी नहीं ओ ब्लड ग्रुप के लिए, ओ जो ब्लड ग्रुप होगा कोई यहाँ पे नो एंटीजन, मगर यहाँ पे जो आरबीसी में एंटीबॉडी होंगी, एंटीबॉडी कौन कौन सी, ए और बी एंटीबॉडी होगी इसमें। समझ आ गया, जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी होगी और जो आरबीसी के अंदर होगा एंटीजन नहीं होगा। समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पेशेंट विथ एडीए डेफिशिएंसी require periodic infusion of genetically engineered lymphocytes. Explain which such periodic infusions is required and also suggest a permanent cure for ADA deficiency। अब देखिए जो ADA deficiency होता है ये एक बच्ची के अंदर देखा गया था, 8 साल की एक बच्ची थी। ये हमारा कौन से चैप्टर से, ये हमारा, एक मिनट रुकिए, ये 4th चैप्टर से नहीं, डिजीज़ से है। ये डिजीज़ वाले जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स होता है, एक मिनट रुक जाओ, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए एक मिनट रुकिए, पहले मैं लिख देता हूँ इसमें स्टेटमेंट, फिर उसको समझाता हूँ। अ पेशेंट with ADA deficiency requires periodic infusion of genetically
इंजीनियर lymphocytes. एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, पेन से काम नहीं कर रहा है। Lymphocytes are not immortal, hence the patient requires periodic infusion there एक मिनट, there could be permanent cure if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA. ADA is introduced in cells कौन सा? lymphocytes at early embryonic stage. एक मिनट रुकिए, कुछ इसमें इरेज करना था। ये ऊपर वाला यहाँ से इरेज करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये रीड करना है, दी जेनेटिकली इंजीनियर, ये यहाँ से आपको आंसर लिखना है। जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, क्या नहीं होते? नॉट इमोर्टल, हैंस द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूज़न। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो लिम्फोसाइट्स होता है, नॉट, ये इमोर्टल नहीं होते, मतलब ये नष्ट हो जाते हैं टाइम पे जब हम देते हैं। तो इसलिए हमें बार बार क्या करना होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स हमें इंजेक्ट करना होता है जो पेशेंट होता है एडीए डेफिशिएंसी से जो पीड़ित होते हैं। अब देखिए देयर कुड बी, एक मिनट, देयर कुड बी, अब इसका जो परमानेंट क्योर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो अर्ली स्टेज होता है, जो एडीए डेफिशिएंसी होता है, हम उस समय क्या करें, जो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है एडीए इज इंट्रोड्यूस इन सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स एट द अर्ली एज ऑफ एम्ब्रोनिक। अब जब जो बच्चा पैदा होने वाला था उसी समय हम क्या कर दें,
उसी समय हम एक बोन मैरो का एक इंजेक्शन आता है, वो अगर लगा दें तो यहाँ पे ADA डेफिशिएंसी से वो क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए क्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर कुड बी द परमानेंट क्योर इफ़ जीन आइसोलेट फ्रॉम बोन मैरो cells producing ADA is इंट्रोड्यूस इन सेल्स, सेल के अंदर उसी समय हम इंट्रोड्यूस कर दे एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज हो तभी इंजेक्ट कर दें तो ये लाइफ टाइम क्योर हो जाएगा उसका बीमारी। यहाँ से नोट कर लो जो भी करना है, फिर आगे चलते हैं। फिर बी पार्ट में देखते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी टू टेक्निक्स दैट कुड बी द यूटिलाइज टू ट्रांसफ़र recombinant DNA into the host cells directly without using any vector। अब 1 मिनट रुकिए, पहले पूरा मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हीट शॉक recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, which is followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius centigrade heat
shock and then putting them back on ice। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी है मैंने। एक तो माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। पहला देख लेते हैं, 1 मिनट। पहला इसमें क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिस्क्राइब एंड ब्रीफ एंड 2 टेक्निक्स। 2 टेक्निक्स यहाँ से हमें क्या करनी है, बतानी है, मगर मैंने यहाँ पे 3 टेक्निक बता दी। यूटिलाइज टू ट्रांसफ़र रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स डायरेक्टली विदाउट एनी यूजिंग वेक्टर। अब ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, बिना वेक्टर के, विदाउट वेक्टर। तो यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो पहला हमारा होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल्स। अब इसमें एनिमल्स का जो न्यूक्लियस होता है, इसमें डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, इसमें इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में। अब फिर दूसरा है बायोलिस्टिक और जीन गन। प्लांट सेल्स आर बॉम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रोप्लास्टिक ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। अब इसमें जो एक बायोलिस्टिक गन होता है, इसमें क्या करते हैं, माइक्रोप्लास्टिक होता है, इसमें माइक्रो पार्टिकल हाई वेलोसिटी से किसी प्लांट को हम क्या करते हैं, शूट करते हैं। तो इसमें जो भी डीएनए होता है वो इसमें इंजेक्ट हो जाता है। फिर लास्ट क्या क्या है हमारा, हीट शॉक है। हीट शॉक रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले आइस पे रखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इज़ फॉलो बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट शॉक होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब ये जो अगला सेक्शन है ये अगले पार्ट में करेंगे, 3rd पार्ट में। तो यहीं तक आज का रखते हैं। सी पार्ट रह रहा है और डी पार्ट रह रहा है और एक ही पार्ट। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो यहीं पे एंड करते हैं अपने सेशन का।